मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के मद्देनज़र गणित विषय से चौथा चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका टाइटल है द्विघात समीकरण। तो आज हम द्विघात समीकरण का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक और इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए कुछ बेसिक चीज़ें आप देख लीजिए कि आप सेकेंड चैप्टर तो जो था गणित विषय का बहुपद, बहुपद में आपने पढ़ा था कि बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक एक घात वाला बहुपद, द्विघात वाला बहुपद और त्रिघात वाला, यानी एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद। तो देखिए बहुपद उसके बाद ही आया समीकरण। आपको बताए थे कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी, ये क्या होता था? ये बहुपद होता था और जिसका चर एक्स था और आपका पावर 2 था, इस कारण ये द्विघात बहुपद होता था। ये द्विघात बहुपद था और द्विघात बहुपद से ही द्विघात समीकरण बन के आता है। जब ये द्विघात बहुपद जीरो के बराबर हो जाता है, यानी कोई भी द्विघात बहुपद को जब जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं, या जीरो नहीं भी हो, कोई अचर पद हो या कोई व्यंजक हो, मान के लिए इधर भी आपका इस टाइप का रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कुछ भी रहे, यानी इक्वल होना मस्ट है, तो आपको वो बहुपद और बहुपद से समीकरण बनता है। तो आपको इस सेकेंड चैप्टर में बताया गया था कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए, तो यही हो रहा है कि द्विघात बहुपद क्या है? तो कोई बहुपद जिसकी घात 2 हो, यानी सिंपल है, द्विघात से ही आप पकड़िए, बहुपद होगा जिसकी घात 2 होगा, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या जनरल फॉर्म बोलिए, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। हम आपको कंडीशन बताए थे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर है और ए अगर आप जीरो कर देते हैं, तो ए जीरो रख दीजिएगा, तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए जीरो हो जाएगा जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी मेरा बचेगा बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चर है और उसका पावर 1 है, यानी घात क्या हो गया? एक हो गया, यानी एक घातीय बहुपद हो जाएगा। एक घातीय बहुपद हो जाएगा, इसीलिए कंडीशन है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी ए जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ए वाला टर्म हट जाएगा और बचेगा सिर्फ ए, तो ए बन जाएगा एक घात का बहुपद और इसके आगे एक घात का समीकरण। इसलिए यहाँ पे कंडीशन है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए जीरो नहीं हो सकता। हाँ, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो भी हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए अगर बी जीरो हो जाता है तो ए वाला टर्म हट जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे एक चर है एक्स है और उसका पावर 2 है, यानी एक चर और पावर 2 यानी द्विघात बहुपद है। तो आपका सिर्फ ये कंडीशन है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आगे देखिए द्विघात समीकरण, अगर द्विघात बहुपद हुआ और द्विघात बहुपद जब इक्वल यानी बराबर में कुछ हो जाए, आ जाए बराबर के इस साइड कुछ आ जाए, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात जब किसी द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद बोल रहा है, को शून्य के बराबर किया जाता है, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण बहुपद को लीजिए, द्विघात बहुपद आपको बताए थे कि एक व्यंजक द्विघात बहुपद में क्या होता था कि चर होता था, अचर होता था और घातांक होता था। ये आपको बहुपद वाले चैप्टर 2 में बताया गया है। अगर आप किसी ने नहीं देखा हो तो वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में आप देखकर इस चैप्टर को भी देखें, वहाँ पे काफ़ी बेसिक से बहुपद के बारे में बताया गया है और सारा कंसेप्ट क्लियर किया गया है। वहाँ से अगर देख के इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी आपको समझ में बेहतर ढंग से आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ उसको शॉर्ट में रिवाइज करा दें। चर अचर घात, यानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, क्या है? चर यहाँ पे क्या है? चर यानी एक्स है, अचर क्या है? सी, और घातांक क्या है? पावर 2।
और ये क्या होता है, गुणांक होता है। तो वही बोल रहा है कि जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। और द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी। देखिए यहाँ तक क्या था, ये आपका इक्वेशन है, और जब यही इक्वल के बराबर हो जाता है तो हो जाता है आपका द्विघात समीकरण, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म हट जाएगा, तो यानी सिर्फ एक घात में बच जाएगा, यानी एक घात तो नहीं, हम द्विघात पढ़ना है तो द्विघात समीकरण। और ए बी सी वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी वास्तविक संख्या नहीं, नंबर लाइन पर जितने भी संख्या आएंगे वो सभी ये वास्तविक संख्या होगा। पहला चैप्टर जो गणित का है वास्तविक संख्या, वहां पे वास्तविक संख्या को काफी डिटेल से पढ़ाए हैं। तो अगर इस चैप्टर को, इस वीडियो को डायरेक्ट आप देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को भी देखें, वहां से आपको वास्तविक संख्या है उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या में यहाँ पे कौन कौन, ऐसे भी नंबर लाइन पे जितने भी संख्याएं आते हैं सभी वास्तविक होते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाएगा, अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा, सम संख्या भी आ जाएगा, विषम भी संख्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या आ जाएगा, सहभाज्य संख्या, यानी सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होते हैं। एक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होते हैं, एक काल्पनिक होता है। जिसका एग्जिस्टेंस हो, यानी जो दिखता, जिसका एग्जिस्ट है, जो एग्जिस्ट करता है वो सभी वास्तविक संख्या, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है वो काल्पनिक संख्या पढ़ते हैं। आप काल्पनिक संख्या के बारे में 11 क्लास में, 10th के बाद 11 क्लास अगर मैथ आप लेते हैं, मैथ सब्जेक्ट लेते हैं, तो वहाँ पे आपको डिटेल से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक चैप्टर का नाम है, वहाँ पढ़ना होगा। तो वहाँ पे आप काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जो इस टाइप का रहता है, ए एक्स प्लस आयोटा बी, इस टाइप का आयोटा वहाँ लगा हुआ रहता है, यानी एक्स प्लस आयोटा ऐसे वाई करके एक फंक्शन होता है आपका, वो कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। तो आपने बेसिक में क्या देखा कि द्विघात बहुपद पढ़ा हुआ है, और द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण, जब द्विघात बहुपद को बराबर का साइन असाइन कर देते हैं और बराबर के बाद जीरो हो या समथिंग कुछ भी हो तो वो आपका द्विघात समीकरण हो जाता है। तो द्विघात समीकरण, अब देखिए आगे, द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, यानी अगर आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो है, एक्स क्या है तो चर है और पावर 2 है तो द्विघात, इसलिए यानी ऐसे ऐसा रहा 5x स्क्वायर 4x प्लस 2, ऐसा आपका इक्वेशन है, ये बराबर जीरो है, तो ये क्या होगा, ये आपका एक द्विघात समीकरण है। कैसे, तो देखिए पहले तो x चर, देखिए चर एक है, x में चर है, पावर क्या है 2, यानी घात 2 है, यानी घात 2 है तो यानी द्विघात, और चर एक है तो यानी बहुपद हुआ, द्विघात में बहुपद है, और इक्वल का साइन असाइन है इसलिए समीकरण हुआ है, यानी ये द्विघात समीकरण हो गया। अब देखिए द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये प्योर होगा। कैसे होगा हम आपको बताते हैं। मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण यानी एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या आता है, जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि यानी एक्स चर केवल वर्ग के रूप में हो, यानी एक्स स्क्वायर हो, सिर्फ एक्स स्क्वायर का उस इक्वेशन में टर्म हो, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरणों का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ए होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इजिकल टू जीरो। देखिए द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन होते हैं, तो एक शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा आपका अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण। तो देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या बोल रहा है कि जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि केवल x के रूप में रहता है, केवल x के रूप में, यानी आप देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, ये द्विघात समीकरण है आपका। इसमें क्या है, x है, स्क्वायर के टर्म में भी x है, पावर 1 के टर्म में, यानी यहाँ पे x स्क्वायर है और x भी है। तो इसमें शुद्ध द्विघात में बोल रहा है कि जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि चर यानी चर x केवल वर्ग के रूप में रहता है, वर्ग के रूप में, चर के पावर सिर्फ 2 रहेगा, यानी एक वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, यानी इसको बोल रहा है कि उसको हटा दीजिए, यानी इसको हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी। वही बोल रहा है कि ऐसे समीकरणों का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी इस टाइप का होता है। ठीक है, आपका व्यापक रूप ये होता है। मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण में जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि
ज्ञात राशि क्या होता है, यानी एक्स चर, चर पहले और दूसरे घात की हो उसे मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। और ऐसे समीकरणों का व्यापक रूप यानी जनरल रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो देखिए आप इसको समराइज कीजिए, जहां ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू, आपको हम बता देते हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा कि द्विघात बहुपद सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, एक्स बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, तो द्विघात बहुपद, घात बहुपद। जब यही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब बराबर का साइन असाइन कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। देखिए और द्विघात समीकरण के कितना प्रकार बताया गया, 2 प्रकार। देखिए जब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, देखिए एक कंडीशन आपको बताए थे कि ए तो आपका 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ए 0 होगा तो ए वाला टर्म हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ए, तो हमारा द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, क्योंकि पावर 1 रह गया, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्या बोला कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन ही है, यानी हम बी 0 तो कर सकते हैं। जब बी 0 करेंगे तो क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 0 गुना एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। यानी ऐसा संभव है, हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। कैसे, देखिए कैसे द्विघात समीकरण, देखिए एक्स का एक चर है और पूरे में सिर्फ एक चर है, और एक्स का पावर क्या है, 2, यानी घात 2 है, यानी द्विघात है, और एक बराबर के साथ असाइन है, यानी द्विघात समीकरण, यानी ये द्विघात समीकरण है। तो ये सही है, तो यही द्विघात समीकरण जो एक्स स्क्वायर प्लस सी का जो भी जितना भी द्विघात समीकरण बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध द्विघात है। देखिए शुद्ध द्विघात क्यों बोले, शुद्ध द्विघात इसलिए बोला कि शुद्ध यानी इसमें द्विघात मतलब 2, यानी पावर तो 2 होना चाहिए, तो शुद्ध है क्योंकि इसमें जो भी चर का एक ही टर्म है उसका पावर 2 है, यानी उसके नीचे का कोई है ही नहीं। और जबकि अन्य में क्या होता है कि आपका एक एक भी पावर होगा, 2 भी, यानी एक चर दो जगह चर है, और दोनों एक चर का पावर 2 है, एक चर का पावर 1 है। यहाँ तो आप शुद्ध नहीं बोल सकते, नहीं ना बोल सकते प्योर, यानी सब कुछ एक ही है, प्योर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 2 पावर भी है और 1 पावर है, यानी द्विघात नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ वाला इक्वेशन में देखिए, जब एक्स बराबर 0, ई वाला टर्म 0 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चर जो है उसका पावर सिर्फ 2 है और कोई एक नहीं है, यानी प्योर शुद्ध द्विघात समीकरण इसको बोलेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो आप समझ गए क्या होता है, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और 2 होता है मिश्रित या अशुद्ध। जब शुद्ध नहीं रहा, शुद्ध हो गया तो अशुद्ध क्या हो जाए, मिश्रित, मतलब उसमें bx वाला भी टर्म रहेगा। ठीक है, तो यही बता रहा था। तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और एक मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में, जैसे ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर एक चर है, चर के पावर 2 है, यानी पावर 2, यानी घात 2 है, यानी ये द्विघात है, और इक्वल के साइन है, यानी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और एक्स का चर है उसका पावर सिर्फ और सिर्फ 2 है, एक्स के पावर 1 वाला टर्म नहीं है, यानी सिर्फ 2 है, यानी द्विघात है, यानी शुद्ध द्विघात है। सिर्फ और सिर्फ एक्स का पावर 2 है, यानी शुद्ध द्विघात है, तो इसे बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। और वहां मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण जिसमें एक्स जो चर है उसका पावर 2 भी रहे और उसका पावर 1 भी रहे, तो उसको आप बोलेंगे अशुद्ध द्विघात समीकरण। एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ध, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इसमें एक्स का टर्म नहीं होगा, इसमें एक्स का टर्म होगा। इसको सॉल्व करने यानी हल निकालने का कुछ अलग विधि होगा, और इसको हल करने का कुछ अन्य विधि होगा। तो यही आपको देखना है शुद्ध द्विघात समीकरण, पहले तो आपको पहचान लेना है कि हाँ वो द्विघात समीकरण शुद्ध है या अशुद्ध है। अगर मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है, तो इसमें 6x यानी x का टर्म है, यानी शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध होगा जब सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म हो,
यानी x है तो नहीं, और वहीं एक एफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 रहे तो x का टर्म नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो ये क्या होता कि शुद्ध होता। यही बोल रहा है कि शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल निकालने की दो विधियां हैं, इसकी दो विधि हैं। तो कौन कौन सा, एक तो पहला है वर्गमूल विधि द्वारा और गुणनखंड खंड द्वारा, यानी एक वर्गमूल यानी बाई स्क्वायर रूट और बाई फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन तो एक ऐसा मेथड है जो सभी प्रकार के द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है फैक्टराइजेशन से, और वर्गमूल है सिर्फ और सिर्फ इसी केस में लगा सकते हैं आप शुद्ध द्विघात समीकरण। तो देखिए कैसे होता है ये दोनों को। देखिए पहला वर्गमूल द्वारा यानी इस मेथड को हम लगा के बताते हैं आपका कैसे होगा। जैसे ए क्या है, ए इक्वेशन जो है 4x² - 2, पहले तो आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो x का है और पावर क्या है 2 है, यानी पावर यानी घातांक 2 है यानी द्विघात है, और बहुपद और इक्वल के साइन के साथ साइन यानी द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण में भी x का टर्म नहीं है, सिर्फ x² का टर्म है। तो जहां भी आपको जहां भी सिर्फ x² का टर्म दिखे, शुद्ध द्विघात समीकरण में जहां भी सिर्फ x² का टर्म होना चाहिए, x का टर्म नहीं होना चाहिए। तो आपको जहां भी शुद्ध यानी देखिए x² का टर्म दिखे यानी सिर्फ x² का, तो मानिए शुद्ध द्विघात समीकरण। और शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का दो मेथड, एक वर्गमूल विधि और दूसरा गुणनखंडन या गुणनखंड विधि। तो इसको हम वर्गमूल विधि से सॉल्व कर रहे हैं, वर्गमूल विधि, तो वर्गमूल विधि से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये है दिया हुआ 4x² - 9 इक्वल टू 0। देखिए वर्गमूल मेथड से, वर्गमूल विधि से क्या करना है कि आपको एक साइड में चर के साथ जो पद है उसको रखना है और दूसरे साइड में अचर वाला पद को ले जाना है। देखिए हमेशा शुद्ध द्विघात समीकरण में ax² + b c इक्वल टू 0 होगा, यानी दो ही टर्म होगा। एक तो x² वाला पद होगा यानी एक पद, दूसरा पद, ये पद क्या है तो x² यानी चर वाला पद है, चर वाला पद। ये क्या है अचर, अचर पद है। तो हमेशा वर्गमूल विधि जब करने के समय करेंगे कि चर वाले पद को एक साइड रखेंगे, अचर वाले पद को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो अचर वाले को हमेशा शुद्ध द्विघात में दो ही पद होगा, चर वाला पद होगा, एक अचर वाला पद होगा। तो देखिए हमने क्या बोला, चर वालों को एक साइड रखना है यानी 4x² एक साइड रखना है, तो उधर ले जाना है यानी इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए अब ये क्या है, ये भी अचर यानी गुणांक है, तो गुणांक को भी उधर भेज देना है यानी ये इधर चला है। तो देखिए x² 9 और इधर गुना में है, 4 गुना x² है, गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए x² बराबर 9/4 है यानी 9/4 है। अब क्या करना है कि आप दोनों साइड वर्गमूल ले लेना है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² वर्गमूल ऐसे होता है, वर्गमूल का साइन ऐसे होता है, x² का साइन ऐसे होता है, यानी ये वर्गमूल का साइन है। तो वर्गमूल बराबर इधर भी वर्गमूल लीजिएगा 9/4। देखिए वर्गमूल लेने के समय ही आपको किसी एक साइड प्लस माइनस का चिन्ह दे देना है। तो इधर जिधर अचर वाला पद रहता है उधर हम प्लस माइनस का, जिधर अचर वाला पद रहता है उधर ही हम प्लस माइनस का साइन दे देते हैं, दे देना चाहिए, क्योंकि इधर नहीं देना चाहिए। आप इधर भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फिर बाद में इधर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है वर्गमूल विधि में, एक साइड में चर वाला पद रखना है, दूसरे साइड में अचर वाला पद रखना है। 4x² है, 4x² इधर रख दिए, अचर वाला इधर चलेगा। अब x² इधर, जो x² के बगल में गुणांक है उसको भी इधर ले जाएंगे, यानी पूरा अचर इधर ले आएंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे ऐसे। अब देखिए आपको हम बताए थे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हो या स्क्वायर हो यानी ए कैंसिल हो जाता है। कैसे, देखिए √a² है, तो देखिए a² रूट अंडर का क्या होता है, रूट अंडर किसी भी चीज पे रूट अंदर रहता है तो x के पावर 1/2 होता है। रूट अंडर का मतलब होता है 1/2 पावर, ये 1/a², रूट अंडर है तो क्या होगा 1/2, यानी यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है। अगर हम 3 वाला लिखेंगे तो 3 लिखेंगे,
लेकिन अगर हम कुछ नहीं लिखे यानी 2 वाला है। तो देखिए अब ए क्या है, तो ए स्क्वायर, देखिए सेम चीज के पावर अगर दो, उसके पावर भी पावर रहे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 × 2 कैंसिल, यानी ए हो जाएगा। यानी क्या निकला, रूट अंडर ए स्क्वायर बराबर ए, यानी क्या हो रहा है कि रूट अंडर ए और ए कैंसिल हो रहा है, तभी तो ये निकलेगा। हमेशा कहीं भी रहे रूट अंडर और ए स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर और ए रूट कैंसिल आउट कर देता है। तो इसी के लिए देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक्स, ए प्लस माइनस। अब देखिए ये क्या है, ये आपका 9 है यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 4 है यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 3 स्क्वायर है, या स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो बाहर 3 निकलेगा, इधर 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 2 निकलेगा, यानी एक्स बराबर 3 प्लस माइनस 3/2 आपका इसका आंसर होगा इस आपका द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण का। एक्स बराबर प्लस माइनस 3, यानी इसका मतलब होगा कि एक्स बराबर एक बार 3/2 होगा बराबर -3/2, क्योंकि आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद है, घात बहुपद है तो इसका घात 2, उतना शून्यक 2, और जितना शून्यक यानी उसका उतना मूल्य। ठीक, तो ये वर्गमूल विधि से निकाल दिए। अब देखिए, अब एक था वर्गमूल विधि और दूसरा क्या था, दूसरा था आपका ये वर्गमूल विधि और दूसरा था गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से देखिए कैसे आप निकालिए, ये 4x² माइनस में सेमी क्वेश्चन को हम लिए हैं क्योंकि आपको क्लियर कट हो जाएगी, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। देखिए आपका गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, ये तो 4x² है -9 = 0 है। अब देखिए 4x को अगर हम क्या 4 को लिख सकते हैं 2² इंटू एक्स स्क्वायर, 2² 4, माइनस को लिख सकते हैं 3²। अब देखिए 2² स्क्वायर है तो यानी 2x का दी होल स्क्वायर हो सकता है, -3 का दी होल। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में, बीजीय गणित में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, यानी ए स्क्वायर माइनस, देखिए तो ए क्या है, ए बराबर है 2x और बी बराबर क्या है ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर पूरा है और माइनस माइनस बी स्क्वायर यानी बी, ए बराबर क्या है 2x, क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ पे है ना 2x, ए बराबर 2x बी। अब इस फार्मूला को लगाइए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होता है, यानी ए क्या है 2x तो 2x और प्लस बी क्या है तो 3, और ए माइनस बी यानी 2x माइनस 3 = समझ में आया। नहीं, ये आपका सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये आपको बाहर से याद रखना होगा ये फार्मूला। इसके बाद यहाँ पे आया है ए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला हम जानते हैं तो इसका यूज कर लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए जहाँ क्या है 2x और बी 3 है, तो क्या होता है ए प्लस बी यानी 2x + 3 और ए माइनस बी यानी 2x - 3। अब देखिए अब ये गुणनखंड में आ गया, तो इसी को बोल रहे हैं गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड, यानी दोनों को इस इक्वेशन को हमने, इस समीकरण को हमने ऐसे सॉल्व किया कि ये गुणनखंड में आ गया, 2 गुणनखंड में आ गया, तो एक एक करके एक बार जीरो कर। देखिए हम क्या बतलाए थे कि ई बराबर के इधर 0 है, इधर 0 यानी इधर भी 0 होना होगा, यानी एक बार ये 0 होगा एक बार ये 0 होगा। देखिए 2x + 3 = 0 होगा तो क्या होगा, x बराबर ये 3 जाएगा उधर -3 और इधर 2 गुना में है तो यानी प्लस, एक आंसर आ गया। अब ये 0 होगा, 2x - 3 = 0, 2x बराबर क्या होगा 3, x बराबर क्या होगा 3/2 और ये 0 है, x बराबर -3/2, x बराबर 3/2 आंसर होगा इसका। यही तो आंसर यहाँ भी आया है, x बराबर +-3/2 यानी x बराबर 3/2, x बराबर माइनस में, प्लस माइनस एक बार प्लस का होगा एक बार साइन का होगा। तो यहाँ भी इक्वेशन सॉल्व निकल रहा है, हल निकल रहा है, दो यहाँ भी हल निकल रहा है, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण अगर कहीं भी रहेगा तो 2 मेथड से बनाया जा सकता है। पहला मेथड है वर्गमूल विधि और दूसरा है गुणन। दोनों वर्गमूल विधि के लिए कुछ नहीं करना है, वर्गमूल विधि में क्या करना है कि चर वाले को एक साइड करना है, अचर वाले को एक साइड करना है और उसके बाद वर्गमूल ले लेना है। वर्गमूल लेने के समय ध्यान रखिएगा कि हमेशा वर्गमूल जब लेंगे तो प्लस माइनस एक साइड लिख दें, ताकि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का हल 2 हो, 2 होगा यानी एक निकलेगा या 2 होगा, इसलिए प्लस में एक माइनस में। इसमें क्या लगा, जब गुणनखंड विधि लगाएंगे आपको ए वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस, इसे आपका
जो भी टर्म रहेगा अचर वाला को भी ए स्क्वायर में ले जाएगी, और चर वाला को ए स्क्वायर और अचर वाले को बी स्क्वायर में, और आपका ये फॉर्मूला लगाइए, आपका 2 गुणनखंड निकल जाएगा, और 2 गुणनखंड निकल जाएगा तो 0 0 करके दोनों को। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूल, ये मूल या हल, यानी यही अभी द्विघात समीकरण का हमने हल निकले शुद्ध का लिए। मूल और हल के बारे में क्या होता है, जब माना x बराबर अल्फा, जहाँ अल्फा एक वास्तविक संख्या है, द्विघात समीकरण इतना जो संतुष्ट करता है, तो अल्फा द्विघात समीकरण का एक मूल होता है। यानी अभी आपने क्या पीछे वाला ही क्वेश्चन देखिए, क्या था, 4x² - 9, 4x² - 9 इक्वल टू 0, एक्स बराबर आ रहा था 3/2, एक्स बराबर आ रहा था -3, ये इसका हल आ रहा था। तो बोला द्विघात समीकरण के मूल, यानी ये क्या था, मूल था। मूल बोलिए या हल बोलिए या बहुपद हो तो ये शून्यक बोलिए, नहीं होता है। बहुपद हो जाए तो वो शून्यक होता है, जब समीकरण हो जाता है वो मूल या हल हो जाता है। ठीक है, 4x² - 9, तो बोल अगर ये मूल है 3/2 और 3 - 2, तो मूल क्या करता है, इसमें डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। वही बोला x बराबर अल्फा, जहाँ अल्फा एक वास्तविक संख्या, नहीं मूल जो भी निकलता है वास्तविक संख्या हो सकती है। द्विघात समीकरण इतना को संतुष्ट करता है, तो अल्फा द्विघात समीकरण का एक मूल या हल होगा। यानी 4x² - 9 का ये मेरा हल निकला था, 3/2 या -3/2, तो हम मान लेते हैं कि ये इसका मूल है, ये इसका मूल है। तो मूल है, किसी भी द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक संख्या मूल होता है, तो वह वास्तविक संख्या उस समीकरण में डालेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए x बराबर 3/2 है, x बराबर हम 3/2 इसमें डालते हैं, x बराबर 3/2 डालेंगे, ठीक है। 4 है, x की जगह 3/2 डालना है तो स्क्वायर है माइनस, देखिए 4, अब इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और 2 4 -9। अब देखिए 4 है और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9 -9, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बराबर 0। देख रहे हैं कि दोनों साइड 0 बराबर 0 हो रहा है। जब हम x बराबर 3/2 इस इक्वेशन में यानी द्विघात समीकरण में डाल रहे हैं, तो द्विघात समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है, यानी संतुष्ट कर रहा है। डेट मीन्स x बराबर 3/2 इज माई रूट, यानी इसका रूट हो गया इस समीकरण का। ठीक, तो वही बोल रहा है कि कोई भी द्विघात समीकरण का मूल जो होगा वो मूल उस इक्वेशन को यानी उस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए x बराबर 3/2 इसका मूल था तो सेटिस्फाई किया, तो ये भी तो मूल है, यानी ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, करेगा। देखिए देखिए अब x बराबर -3/2 डालते हैं, x बराबर -3/, 4x² है तो 4x की जगह क्या है -3/2 स्क्वायर -9 4 गुना में इसका, देखिए -3 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए -3 का स्क्वायर है यानी -3 दो बार, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 3 9 यानी 9 हो गया। उसी तरह -2 का स्क्वायर, -2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4, यानी माइनस का कभी भी हम स्क्वायर करते हैं माइनस का तो प्लस आ जाता है, यानी माइनस है तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, -2 है तो ऑलरेडी प्लस, 3 3 9 और 2 दूना 4। अब देखिए ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो 9 - 9 इक्वल टू, यहाँ 0 है यहाँ 0 है, ये क्या देख रहे हैं, यहाँ 0 होगा इधर भी 0, ये क्या देख रहे हैं, 0/0 हो रहा है। यानी ये मूल और ये मूल द्विघात समीकरण का दो मूल था, दोनों मूल में डालने पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी उस क्वेश्चन का वो मूल है। यही बोल रहा है कि द्विघात समीकरण का कोई मूल अगर है, एग्जिस्ट करता है, तो वह मूल उस समीकरण में डालने पे उसको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट। अब देखिए कुछ नोट है, देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्पस। क्योंकि द्विघात बहुपद, बहुपदों की घात 2 होता है, ये तो आप जानते हैं, द्विघात बहुपद है उसका आती है द्विघात यानी 2 घात होगा, इसलिए द्विघात समीकरणों के 2 मूल होंगे। हम आपको शुरू से बताएं कि किसी भी बहुपद या समीकरण का जितना घात, घात बराबर मूल बराबर 0। क्या बोले हम कि किसी भी अगर शून्य कब होता है, जब वो बहुपद रहे, तो बहुपद का जितना घात उतना शून्य। अब जब बहुपद समीकरण बन जाता है, तो जितना उस समीकरण का घात
उतना ही उसका मूल, उतना ही हल। हमेशा याद रखिए, किसी भी समीकरण का जितना घात होगा उस समीकरण का उतना ही मूल होगा, अधिकतम से मिनिमम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी जितना घात उतना मूल या हल, या उतना बहुपद हो तो शून्य। दूसरा बोला है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यक और शून्यक और द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ द्विघात बहुपद है, बहुपद के केस में शून्यक होता है। शून्यक का कंसेप्ट क्या है, बहुपद के केस में जब बहुपद रहे यानी जीरो बराबर जीरो ना हो तो बहुपद हो तो शून्यक, और द्विघात समीकरण अगर रहे तो मूल एक ही होते हैं। अभी हम आपको बताएं घात बराबर मूल बराबर शून्यक, जितना नंबर ऑफ घात होगा घात की संख्या, संख्या बराबर मूल की संख्या, ये मूल नहीं संख्या समझिएगा, मूल की संख्या और शून्य की संख्या। यानी जितना घात उतना ही मूलों की संख्या उतना ही शून्यकों की संख्या। ठीक है, अब देखिए आप अपने क्या पढ़ा था कि एक शुद्ध द्विघात समीकरण और एक अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण का तो दो विधि हल करने का, एक क्या वर्गमूल विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। अब देखिए मिश्रित द्विघात समीकरण, विकसित द्विघात समीकरण किस फॉर्म में था, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मिश्रित द्विघात समीकरण में यानी एक्स का दोनों मानो, एक्स का एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी हो एक्स वाला भी टर्म हो। शुद्ध में क्या होता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म हो, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का टर्म है। इसको सॉल्व करने का तीन मेथड। एक तो गुणनखंड विधि, आपको बताए थे कि गुणनखंड विधि सब द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने का सक्षम है, वहां भी होगा यानी शुद्ध में भी होगा तो अशुद्ध में भी करें। एक पूर्ण वर्ग विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि है और एक द्विघात सूत्र विधि। यानी यहाँ पे तीन, वहां पे दो था, वर्गमूल विधि और गुणनखंड विधि। यहाँ पे गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि मतलब उसमें दोनों साइड वर्ग करना होगा यानी स्क्वायर, और द्विघात सूत्र यानी एक द्विघात बहु समीकरण को सॉल्व करने का एक सूत्र मिलता है तो सूत्र पढ़ेंगे। एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों को फ़ायदा हो। और ये निःशुल्क व्यवस्था जो कराई गई है कि एक यही उद्देश्य है कि ये अधिकतम स्टूडेंट के पास पहुँचे ये वीडियो और उनको लाभ मिले, उनके एग्जाम की तैयारी करने में सहायक हो। गुणनखंड विधि, अब देखिए पहला देखिए गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि तो आपको बहुपद में जो बहुपद के शून्यक निकालने के दौरान जो गुणनखंड विधि बताए थे वही गुणनखंड विधि है यहाँ भी। और कहीं भी गुणनखंड विधि आएगा तो वही मतलब होता है कि आपको बीच वाला टर्म जो रहता है, तीन टर्म होता है, बीच वाला टर्म को इस तरह से तोड़े कि पहला टर्म यानी पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल बराबर आ जाए। पहला पद और अंतिम पद का जो गुणनफल यानी गुना करने पे जो आता हो वो बीच वाले टर्म को इस प्रकार तोड़े कि उसको जोड़ने पे बीच वाला टर्म आ जाए, और गुना करने के पहला और अंतिम टर्म वाला यानी पद वाला जो गुणनफल है वहीं आ जाए। देखिए कैसे गुणनखंड विधि, इस विधि में दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए समीकरण को दो रैखिक गुणनखंडों में विभाजित किया जाता है, मान के चलिए, और प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर किया जाता है। मान के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका एक क्या है, एक आपका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, मूल या हल क्या होगा, दो होगा यानी अल्फा और मान लीजिए बीटा। मान लीजिए कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जिसका दो मूल या हल अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा है तो यानी क्या इसको सेटिस्फाई करता होगा, सेटिस्फाई करेगा तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा। बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। इसको कभी भी सॉल्व कीजिएगा तो दोनों टर्म कैसा आएगा, एक टर्म ऐसा आएगा। अगर कोई भी अगर अल्फा बीटा है तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। क्या माने हैं कि अल्फा बीटा मूल है, इस इक्वेशन को मूल है तो देखिए मान के चलिए किसी समीकरण को, किसी द्विघात समीकरण को अगर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आता है, गुणनखंड विधि में ऐसा ही तो दो टर्म आता था। आपको क्या आया था, 4x² माइनस 9 इक्वल टू जीरो था। इसको सॉल्व कर रहे थे तो क्या आ रहा था आपका 3, आपका बताते हैं देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था लास्ट में, यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि में दो टर्म आ रहा था, एक तो 2x प्लस थ्री और 2x माइनस थ्री। ये देख रहे थे 2x प्लस थ्री और 2x माइनस थ्री, 2x प्लस थ्री
क्या आ रहा था 2x प्लस 3, यहाँ पे आ रहा था 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, यही गुणनखंड आ रहा था। तो गुणनखंड आ रहा था तो क्या आ रहा था x बराबर 3/2 माइनस में और x बराबर 3/2। अगर यही मान लीजिए x बराबर अल्फा है और x बराबर बीटा है, तो इसको अगर यहाँ निकालिएगा तो क्या होगा, यही तो है x माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या बताया आपने, मूल अगर अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा उसका वो गुणनखंड होता है। ठीक, तो देखिए क्या करना है, गुणनखंड विधि में क्या करना है, इस विधि में दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए दिए गए समीकरण को दो रैखिक गुणनखंडों में विभाजित करना है और प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर लिख देना है। अगर भाई तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बराबर 0 दो गुणनखंड आ गया तो क्या करेंगे, एक्स बराबर एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार एक्स माइनस अल्फा को 0 करेंगे और एक बराबर एक्स माइनस बीटा को 0 करेंगे। यहाँ से एक्स बराबर अल्फा निकलेगा और यहाँ पे एक्स बराबर बीटा निकलेगा, तो आपका मूल। देखिए तो गुणनखंड विधि को कैसे करेंगे, इसमें 4 स्टेप है। किसी भी क्वेश्चन द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, अगर वो दिया हुआ रहे कि आपको गुणनखंड विधि से बनाइए, तो इस 4 स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में द्विघात समीकरण को लिखे। इस फॉर्म में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक जो रूप है, व्यापक रूप है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यानी इस टर्म के लिखने का मतलब है कि आपको एक्स स्क्वायर का टर्म पहले लिखिए, उसके बाद एक्स का टर्म लिखिए, उसके बाद अचर टर्म लिखिए बराबर 0। अगर 0 के साइड इधर है तो सबको इधर ले आइए, इधर बराबर में सिर्फ 0, ऐसे टर्म में आप द्विघात समीकरण को लिख लीजिए। यानी इधर अगर बाई दो मानिए ऐसे इक्वेशन है, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 2, इसको नहीं कि डायरेक्ट इसको मान लेंगे, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बराबर के बाद 0 होना चाहिए, यानी इसको इधर ले आइए, इसको भी इधर ले आइए और तब बराबर 0 करके तब इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, मध्य पद को, यानी मध्य पद इसका है bx को mx प्लस nx, दो ऐसे टर्म में तोड़िए, एक टर्म a है और एक टर्म a है, के रूप में विभाजित करें ताकि m और n का योग b के बराबर हो। देखिए m और n का योग इस b के बराबर हो, यानी दोनों को जोड़े तो a वाला टर्म आ जाए, और m तथा nn का गुणनफल ac के बराबर है। m और g इसको गुणनफल किया करे तो ac a वाला टर्म के गुणनफल के बराबर हो। तो हम आपको यही बताया है ना, बहुपद वाले भी क्लास में हमने बहुत बढ़िया से और कई क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। क्या बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस टर्म को इस तरह से तोड़िए कि इस दोनों क्या बोलते थे, पहले इसको गुना कीजिए तो क्या आता था ए सी एक्स स्क्वायर, हम बोलते थे इस टर्म को, उसके बाद बोलते थे कि इसका आप क्या कीजिए गुणनखंड निकाल लीजिए, और जो गुणनखंड एसी का जो आता था उसको इस तरह से जोड़िए घटाइए कि जोड़ने घटाने पे ए वाला टर्म आ जाए, गुना करने पे ए वाला टर्म आ जाए, वहीं इसको लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक, तो देखिए गुणनखंड से हमें दो रैखिक गुणनखंड निकलेगा, दो गुणनखंड रैखिक निकलेगा, एक्स प्लस बी और एक्स माइनस बी टाइप का निकलेगा, प्राप्त होगा इस टाइप से। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए मूल के लिए प्रत्येक गुणनखंड, यानी ए वाला निकला ए वाला को शून्य, ये दोनों को एक एक करके शून्य के बराबर करते एक्स के मान ही द्विघात समीकरण तो मूल हो गए, जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वही उसका मूल होगा। ठीक, चलिए देखिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं तब ज्यादा बेहतर ढंग से समझ गए। देखिए क्या 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 को हल करें, यानी सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है हल करें, तो हल करें तो पहले आप तो देख लेंगे कि ये तो द्विघात समीकरण है, दिख रहा है कि पावर 2 है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्यों, कि x के पावर 2 है, घात 2 है और बराबर के बाद 0 है, द्विघात समीकरण। फिर द्विघात समीकरण में आपने क्या पढ़ा है कि शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण में x का टर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म होना, यानी यहाँ पे x का टर्म है, x का टर्म है यानी ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं यानी अशुद्ध द्विघात समीकरण। और जब अशुद्ध द्विघात समीकरण होता है तो सॉल्व करने का 3 विधि, कौन, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात समीकरण वाला, द्विघात सूत्र वाला विधि। द्विघात सूत्र वाला विधि सबसे इजी विधि होता है, लेकिन अभी चूंकि हम पहला विधि पढ़ रहे हैं तो उसी से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे लिखे कि इतना को हल करें तो आप आजाद हैं कोई मेथड लगाने का, में गुणनखंड विधि लगाइए या आप पूर्ण वर्ग विधि लगाइए या द्विघात सूत्र वाला विधि लगाइए। द्विघात सूत्र वाला विधि सबसे इजी होता है, इसलिए एग्जाम में अगर नहीं बोले कि कोई स्पेसिफाई नहीं बताए कि इसी से सॉल्व कीजिए तो आप द्विघात सूत्र विधि लगा दीजिए।
में एक सूत्र याद रखना पड़ता है, वो आगे बताएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन लिखे और बोले कि नहीं आप इसे गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व हल करें, तो आपको गुणनखंड विधि यानी वाला मेथड को अपनाना पड़ेगा। तो देखिए इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि से हमने क्या बोला था, देखिए वो स्टेप लिखा हुआ है, वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बोले थे वो समय, देखिए हमने बोला था कि बीच वाले टर्म को पहले, चलिए बीच वाले से पहले तो आप प्रथम पद, देखिए ये क्या था, प्रथम पद, ये मध्य पद और ये अंतिम पद। देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इस वाले टर्म में क्या होना है, बराबर के बाद जीरो होना चाहिए। इधर कोई भी टर्म है तो पहले इसको इधर ले आइए, ठीक है, इधर जीरो वाले टर्म इधर सिर्फ जीरो होना चाहिए, तो इस टाइप का फॉर्म हो, तब मेरा प्रथम पद, मध्य पद, अंतिम पद। तो हमने क्या बोला था कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करना है। प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करने पे क्या होगा, 7x² गुना -4, यानी मेरा आएगा क्या, 7 चौको 28 माइनस एक्स। ठीक, हम बोले थे इसको छोड़ देना है आपको, यहाँ भी साइन को भी छोड़ देना है, सिर्फ यहाँ पे जो अंक रहेगा उसको पकड़ना है, यानी 28 को पकड़ना है। और हम बोले थे उसका गुणनखंड निकाल दीजिए, यानी इसका 28 का गुणनखंड क्या आएगा, 2, 2 और 7, यानी 2 दूना 4, 7 28। अब हम बोले थे कि इस जो गुणनखंड निकला है उसको इस तरह से जोड़िए और घटाइए, गुना भी करके मतलब जोड़ घटाव के टर्म में लिखना है, इस तरह से जोड़िए घटाइए कि मेरा बीच वाला टर्म आ जाए, यानी 3x आ जाए। तो देखिए जोड़ घटाएं करेंगे, तो देखिए 2 और 2 4 होगा, और 4 और 7 11 हो जाएगा, यानी 2 + 2 + 7 अगर करेंगे 2 4 11, तो 11 तो हमको लाना नहीं है, ठीक, ये नहीं हमको सॉल्व है। हम ये करेंगे 2 2 जोड़ देंगे 4, और प्लस 7 भी करेंगे तब भी हमारा उतना ही 11 ही आएगा। देखिए लेकिन अगर हम 2 और 2 बराबर 4 करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे और 7 अलग, 7 में से घटा देंगे या 7 में से घटा देंगे, यानी 4 और -7, तो मेरा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। जबकि हमको पूछ रहा है +3 लाना है, +3 लाना है तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, क्या तो मेरा नहीं निकल जाएगा, तो मेरा निकल जाएगा जो करना है, यानी 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 निकल जाएगा। वही तो बोल रहा है 3 लाना है वहां पे, यानी हमारा 7 और 4 दो टर्म हुआ जिससे हम देखिए तो क्या करेंगे, 7x² प्लस 7x - 4x - 4 = 0। हमने बोला था इस बीच वाले टर्म को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ घटाव करने पे ये नहीं, 7x में से 4x जाएगा, 3x बचेगा, और इस दोनों को गुना करिएगा तो 7 चौको 28 माइनस 28x², और इसी गुणों को गुना करिएगा तो -28x²। देखिए अब क्या करेंगे, अब ये हो गया, ठीक है, अब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, 2 इधर टर्म लेंगे, 2 इधर टर्म में, तो 2 इधर टर्म में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन देख रहे हैं 7 कॉमन है और x भी कॉमन है, 7x निकल गया, यानी 7x निकला तो बचा क्या, तो देखिए जब आपको नहीं समझ में आया क्या बचा, तो 7x जो निकाले हैं उससे डिवाइड करते हैं, यानी 7x² है और 7x निकाले हैं, तो ये 7 से 7 कैंसिल और 1 से 1x कैंसिल, यानी प्लस इधर देखिए इधर क्या बचा, तो इधर देखिए इधर है 7x और हम निकाले हैं 7x, तो 7x से डिवाइड कर देंगे, यानी ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1। देखिए इधर क्या है, देखिए इधर दोनों में माइनस है, माइनस 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 कॉमन है तो माइनस निकाल लेंगे, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है तो 4 निकाल लेंगे, और 4 कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1। देखिए अब समझ में नहीं आया तो आपको वहां नहीं आता है तो देखिए -4 हम निकाले, यानी -4 से भाग करेंगे, यानी -4x है और -4 से कम है, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल, यानी बचा x से x निकले, और यहाँ पे -4 है तो -4 और -4 से डिवाइड करना है, तो 4 4 कैंसिल, यानी 1 आ गया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं है तो बाहर कर लीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ये भी करने लगे। ठीक, अब देखिए अब क्या है, तो इस एक कॉमन यहाँ पे है और एक कॉमन यहाँ पे है, तो कॉमन बाहर कर लीजिए, तो x + 1। अब देखिए यहाँ इस वाले टर्म में से x + 1 कॉमन ले लिए तो बचेगा, बचा है क्या 7x, और इधर देखिए ई वाला कॉमन निकल लिए तो बचा है क्या -4 = 0।
अब क्या देखिए, अब दो गुणनखंड निकल गया। गुणनखंड विधि में तो यही तो करना है कि दिए हुए समीकरण को गुणनखंड में लाना है, तो हमने देख रहे हैं गुणनखंड में निकल गया, दो गुणनखंड में निकल गया। बराबर के बाद इधर जीरो, यानी इधर भी टर्म जीरो होना चाहिए, यानी एक बार ए जीरो एक बार ए जीरो, यानी एक बार ए कर लीजिए, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, यानी ये क्या देगा एक्स, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, ये आपका आंसर हो गया एक्स। एक बार ये जीरो करिए, 7x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, यानी 7x माइनस है तो उधर जाएगा 4, यानी x बराबर 4, और इधर गुना है तो इधर भागा, यानी दूसरा आ गया 4/7। यानी आपका मूल्य क्या हुआ, तो इस इक्वेशन का मूल्य क्या होगा, अंतिम में आपको हमेशा लिख देना चाहिए, अंतिम में जैसे ही सॉल्व किए तो अंतिम में लिख देना चाहिए दिए हुए समीकरण, अगर द्विघात लिखा रहा है तो द्विघात लिख दे, दिए हुए समीकरण का मूल 4 तथा 4 नहीं -1 ना, एक पहला -1 तथा 4/7 है, और इसको बॉक्स में कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो जैसे ऊपर से फ्लो से देखता है और नीचे देखा कि हाँ बॉक्स में करके आपका आंसर लिखा हुआ है, तो वो टिक भी करता है और अप्रिसिएट भी करता है कि चलो, मतलब उसको जब कॉपी चेक कर रहा है ना तो उसको स्ट्रगल, माइंड पे स्ट्रगल नहीं आ रहा है कि आंसर खोजना पड़ रहा है कि आखिर आंसर लिखा कहाँ है बच्चा, आंसर उसको डायरेक्ट दिख रहा है, यानी वो आपको मार्क्स भी अच्छा देगा, काटेगा भी नहीं, और थोड़ा सा स्मूथ चलता है। ठीक, ये आपका, यानी आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन को हमने गुणनखंड विधि से सॉल्व किया। अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि, और दूसरा एक विधि है पूर्ण वर्ग विधि। इसमें क्या है, इस विधि में मूल ज्ञात करने के लिए समीकरण को वर्ग रूप में, यानी मेरा ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो द्विघात समीकरण है, घात समीकरण है, इसको हम किस में ले जाएंगे, यानी इसको पूर्ण वर्ग, यानी पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग में ले जाएंगे। वर्ग मतलब इस टाइप से x प्लस ए क्या स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, यानी देख रहे हैं वर्ग है, स्क्वायर इधर भी है इधर भी स्क्वायर है, उसके बाद पूर्ण वर्ग बना लेंगे तो क्या होगा, वहीं देख रहे हैं ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, नहीं करना है तो इतना प्रयुक्त करें। नोट, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल निकालने की यह विधि त्रिधराचार्य के नियम के रूप में जाना जाता है। ये आप नोट में आप याद रखेंगे कि कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल निकालने की यह विधि किसके नियम के अनुसार जाना जाता है, तो श्रीधराचार्य के नियम के रूप में इसे जाना जाता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि किसे सॉल्व करने का मेथड है, ये द्विघात अशुद्ध द्विघात समीकरण सॉल्व करने यानी हल निकालने का मेथड है। तो ये देखिए, अब इसका आप स्टेप देखिए, इसमें भी कुछ चरण है। तो द्विघात समीकरण को मानक रूप, हमेशा हम आपको बोलते हैं कि ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको मानक रूप में, गलती का चांसेस काफी कम रहता है। हमेशा मानक रूप में, यानी बराबर के बाद जीरो, पहला एक्स स्क्वायर टर्म, दूसरे में एक्स वाला टर्म, और उसके बाद अचर टर्म, तीनों प्लस में और बराबर जीरो। दोनों पक्षों को ए से विभाजित करें। ए क्या है, ए गुणांक है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए से विभाजित करें। ए से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, ए से विभाजित करें ए का कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बी ए से करेंगे तो बी बटा ए एक्स, और सी में करेंगे तो ए सी बाई ए। अब देखिए स्थिरांक यानी अचर, अचर कौन है ए, को दाएं पक्ष पर स्थानांतरित करें, यानी सी बाई ए है उधर दाएं पक्ष में स्थानांतरित करें। फिर एक्स के गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक बी बटा ए के आधे भाग का वर्ग जोड़ दे, यानी उसका आधा करिए और उसका वर्ग करिए। जैसे देखिए आपको बताते हैं, आपका दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अशुद्ध द्विघात समीकरण, क्योंकि एक्स का भी टर्म है वाई का भी टर्म है। पहला स्टेप में बोल रहा है कि ए से डिवाइड कर दीजिए, ए से डिवाइड करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। दूसरा स्टेप में बोल रहा है कि अचर वाला टर्म को उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, और इधर माइनस सी बाई ए। बोला है अचर वाला को इधर ले जाइए, अचर इधर है, चर वाला टर्म है। उसके बाद बोल रहा है कि जो एक्स का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स स्क्वायर का तो 1 है, एक्स का जो गुणांक है बी बटा ए, उसका पहले आधा कीजिए। बी बटा ए का आधा करेंगे तो क्या होगा, बी बटा ए को आधा करेंगे तो बी बटा 2a, क्योंकि
देख लीजिए, ये सब चीज़ थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा, तो बहुत दिक्कत होगा सॉल्व करने में। b/a है, तो आधा करने का मतलब क्या है कि b1/2 करना, b/a यानी b/2a, ये आधा हुआ b/2a। अब बोल रहा है कि जो इसका आधा कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, आधा कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करें तो क्या होगा b²/4a² यानी b²/4। अब ये बोल रहा है कि इधर भी जोड़िए और उधर भी जोड़िए, क्योंकि हम एक साइड तो जोड़ नहीं सकते हैं, यानी दोनों साइड जोड़ रहा हूँ, तो x² प्लस b/a x प्लस b²/4a² बराबर माइनस c/a और प्लस b²/4a²। वर्ग को जोड़ दें। अब ये जोड़ दीजिए, तो देखिए आगे का इक्वेशन यही आया होगा। जब हम ऐसे किए, देखिए b/a², हाँ देखिए एक स्टेप आगे चला गया है, इसलिए जब हम b² जोड़ दिए तो फिर ये मेरा क्या होगा b/2a, b/2 हाँ b/2a का स्क्वायर जोड़े तो माइनस c/a प्लस b/2 का स्क्वायर। अब बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखें और दाएं पक्ष को सरल करें। अब इधर वाला जो टर्म है, जो x a वाला टर्म है, x प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, कैसे देखिए x का स्क्वायर x², 2x प्लस b/2a, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा bx/a, तो bx/a, यहाँ पे 2 होगा, 2b/a और यहाँ पे 2, ठीक यही होगा। तो देखिए एक्स प्लस बी का x² और 2x b/2a प्लस b/2a का दी होल स्क्वायर और प्लस b/2s का दी होल स्क्वायर, ठीक। अब बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग के रूप में तो a वाला लिखें। अब दोनों पक्ष में वर्गमूल ले ले, तो वर्गमूल लेने में क्या बोले थे कि इधर भी वर्गमूल लेना है तो इधर भी वर्गमूल लेना है, और एक साइड में आपको प्लस माइनस 2 बार लिख देना। तो देखिए इधर करेंगे तो x² कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, एक्स प्लस b/2 होगा बराबर रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर b²-4ac/2a। इसको सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं, देखिएगा माइनस c/a है और प्लस b²/4a होगा, 2 का स्क्वायर 4a² होगा। अब देखिए क्या करें, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4a², a से a कैंसिल करेंगे तो 4a, 4a करेंगे तो 4ac और ये सेम है तो प्लस b², यानी क्या निकला है b²-4ac/4a², ठीक है। तो वही लिखा b²-4ac/2। अब सभी अचर पदों को दाएं पक्ष में स्थानांतरित करें और x का मान निकालें। सभी अचर पद यानी ये भी अचर पद है तो उधर ले जाइए, x बराबर प्लस माइनस b²-4ac/4a² b/2a। अब देखिए क्या करना है, एक स्टेप और आगे कर सकते हैं, प्लस माइनस, ये देखिए b²-4ac है तो 4/2 निकल जाएगा, a का a निकल जाएगा, यानी क्या बचेगा b²-4ac/2a माइनस b/2a। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या निकलेगा, देखिए प्लस माइनस रूट अंडर b²-4ac और माइनस b/2a। इसको सॉल्व करके देखिए प्लस माइनस बी प्लस माइनस, आप देखिए प्लस माइनस इसके साथ है, प्लस माइनस तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b²-4ac/2a, देख रहे हैं, यानी ए आपका आया। तो लास्ट में ये आ रहा है, यानी ए वाला टर्म और एक्स का वैल्यू निकल रहा है। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि में इतना कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। और जो आंसर इसका आता है ना माइनस बी प्लस माइनस b²-4ac/2a, एक खूबसूरत की बात है कि यही जो लास्ट टर्म आता है यही अगला मेथड होता है द्विघात सूत्र विधि, और हम डायरेक्ट इतने स्टेप न करके हम डायरेक्ट इसका यूज कर लेते हैं, तो द्विघात सूत्र वाला विधि। जब आपको हल करने का कोई कुछ ना पड़े, सिर्फ हल करना हो तो आपको इसको यूज करके आप तुरंत बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, वो हल करें 2x² प्लस 5x माइनस 3 = 0। हमको कुछ नहीं दिया हुआ है किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं कि किसी भी मेथड अपनाएं। बस देख लेना है कि ये द्विघात समीकरण शुद्ध है या अशुद्ध है। ये क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि x का भी टर्म है x² का भी टर्म है। अगर x का टर्म नहीं रहता, सिर्फ x² का टर्म रहता तो शुद्ध बोलते, शुद्ध द्विघात समीकरण।
क्योंकि एक्स स्क्वायर यानी द्विघात यानी पावर 2, और सिर्फ पावर 2 है यानी शुद्ध द्विघात है, लेकिन एक्स का भी टर्म है तो अशुद्ध है। इसके लिए 3 मेथड, गुणनखंड विधि मेथड, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा द्विघात सूत्र वाला। तो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे, क्योंकि अब इसके पहले आप थ्योरी में पूर्ण वर्ग विधि पढ़े हैं। देखिए पूर्ण वर्ग विधि में आपको क्या बोले थे, पूर्ण वर्ग विधि में बोले थे कि पहले आप तो स्टैंडर्ड में ले जाइए, स्टैंडर्ड में मेरा है इक्वल के बाद जीरो है, सिर्फ इक्वल के बाद कुछ नहीं रहना चाहिए, इधर सब टर्म लेना चाहिए, आ गया है। तो देखिए क्या बोले थे, 2x² प्लस 5x बोले थे, फिर अब अचर टर्म को उधर ले जाइए 3, ठीक। देख लीजिए एक बार स्टेप, अच्छा इधर ही रहने देना है। देखिए इधर कर लीजिए या इधर कर लीजिए, कुछ भी इशू नहीं है, लेकिन आपको स्टेप बताएं तो उसी को फॉलो करते हैं, सर उतना ही आएगा। 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या बोले थे कि गुणांक एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको भागा दे दीजिए, क्या बोले थे, तो आप लिखिए यहाँ पे समीकरण में, आपको ये सब टर्म अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो लिखना चाहिए, समीकरण में 2 से भाग देने पर, भाग दे 2 से, ताकि एग्जामिनर सॉल्व करे तो उसको पता चले क्या क्या किया गया है। यानी 2 से भाग तो डायरेक्ट देखा, अच्छा 2 से भाग, ठीक है, तो 2 से भाग देने की क्या बचेगा, x² 2 कट जाए, यहाँ पे क्या बचेगा 5/2x, और इधर बचेगा 3/2। उसके बाद क्या बोले थे कि जो x के बगल वाला टर्म है, यानी x का गुणांक है तो 5/2, इसका बोले थे क्या करने के लिए, इसको बोले थे आधा करने के लिए, यानी 5/2 का आधा करना है, यानी इसको 1/2 कर देना है। अभी क्या हो जाए 5/4। अब बोले थे कि x का गुणांक जो है उसको आधा कीजिए और उसको स्क्वायर कीजिए, उसको स्क्वायर कीजिए और वो जोड़ दीजिए इधर भी और उधर भी। तो 5/4 का स्क्वायर आपको जोड़ना है, 5/4 का स्क्वायर जोड़ना है आप। तो देखिए x² प्लस 5/2x प्लस 5/4 का दी होल स्क्वायर, और इसको इधर आप ले जाइए, वो 3/2 है, और इधर जितना जोड़े हैं उधर इतना भी जो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, ताकि आप इक्वेशन में कुछ भी एक्स्ट्रा करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, क्योंकि ये 5/4 का स्क्वायर है, 5/4 का स्क्वायर है, कट जाएगा, कट जाएगा तो मेरा इक्वेशन तो उतना ही रहा जो ये है। ये हम आज़ादी है कि हम जोड़ सकते हैं इस वाले टर्म, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या है, अब इधर वाले को देखिए x², अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू, अगर गुना किए हैं तो क्या कर सकते हैं, भागा करेंगे, 5/2 पहले से x है, 2 इंटू 1 बाई, ये 2 कट जाएगा तो 5/2x ही तो लिखे हैं, ठीक, प्लस 5/4 का दी होल स्क्वायर, और बराबर इधर क्या है 3/2, और प्लस 50/25/4 चौका 16, ठीक। अब देखिए आपको इसलिए ये किए हैं क्योंकि आपको एक फॉर्मूला में ले जाना है, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² 2ab और प्लस b का दी होल स्क्वायर। तो हमको देखिए a² आ गया, 2ab करना है, 2 करना है और a करना है, यानी इसको a मानिए, a हमारा क्या है x है, तो x को पहले लिखेंगे, तो x² प्लस 2x और प्लस 5/4, अब प्लस 5/4 का तो पहले से है, बराबर तो करेंगे सॉल्व कर लीजिए, तो 8 दूना 16, 8 दूना 24, 24 25 49/16। देखिए अब मेरा निकल गया a² यानी a² प्लस 2 इंटू ए क्या है, ए पहला टर्म, तो पहला टर्म x है तो x लिख दिए, प्लस b का दी होल, प्लस b हमारा a है, b है, अब प्लस b² यानी जो b है उसका स्क्वायर होना चाहिए, b 5/4 है तो 5/4 का दी होल स्क्वायर। तो अब ये क्या निकला कि x प्लस 5/4 का दी होल स्क्वायर 50/16, ठीक है। देखिए अब यानी एक साइड में आपका x प्लस 5/4 का दी होल स्क्वायर है, और इधर है आपका 49/16। तो क्या आप क्या करना है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पे, वर्गमूल लेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 5/4 का दी होल स्क्वायर है, रूट अंडर करेंगे, इधर प्लस माइनस रूट अंडर 49/16। अभी क्या निकलेगा, तो x प्लस 5/4 निकल जाएगा, क्योंकि रूट और एक
स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस माइनस 49 क्या है यानी 7 निकलेगा, 16 का 4 निकलेगा, आपका x बराबर आपका क्या निकला, x बराबर तो प्लस माइनस 7/4। अब क्या कीजिएगा, x बराबर प्लस माइनस 7/4 है और इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो -/4। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्या बन के निकला, यानी ये आपका निकला है x बराबर प्लस माइनस 7/4 -5/4। यानी एक बार आप प्लस का साइन ले लीजिए, प्लस 7/4 -5/4, 7 में से 5 गया तो 2/4 है यानी 1/, दिख रहा है ना ये वाला टर्म में। देखिए 7/4 है तो 7 में से 5 गया तो 2/4 यानी 1/2, यानी x बराबर 1/2 आपका एक है। दूसरा बार क्या करना है, दूसरा बार आपका कर लीजिए, दूसरा बात कर लीजिए कि x बराबर -7/4 -5/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 -7 -5 इसका टू -12/4 यानी -3, यानी इसका दो सोल्यूशन निकला, क्या निकला तो x बराबर -3 और x बराबर 2, इसका आंसर निकला। तो आप क्या देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग विधि निकालने के लिए क्या एक लंबा मेथड है, यानी एक थोड़ा सा लंबा मेथड है और इसमें आप बनाएंगे तो लंबा जाएंगे। इसमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको, एक फॉर्मूला a प्लस बी का दी होल स्क्वायर होता है उसी पे इसको फिट करना है, यानी a प्लस बी का दी होल स्क्वायर पे फिट करना है और ये आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपका इसमें कुछ नहीं करना है, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, इधर वाला टर्म जो x वाला टर्म होगा ए एक्स स्क्वायर वाला, उसको इस वाले फॉर्म में चेंज ले आइए और उसके बाद a वाला लिखिए और फिर उसके बाद वर्गमूल ले लीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर रूट अंडर वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए द्विघात सूत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप इससे बना लेंगे इजी वे में, क्योंकि इसमें उतना सेटिंग प्लॉटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा। कई जगह जैसे पूर्ण वर्ग विधि में बहुत सारा सोचना था कि हाँ इसमें कैसे इसको ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर में करें, गुणनखंड विधि में भी सोचना रहता है कि मध्य पद को ऐसे तोड़े कि उसको जोड़ने घटाने पे मध्य वाला टर्म आ जाए, पद आ जाए और अंतिम और पहला पद का गुणनफल आ जाए, ओ आ जाए, यानी दोनों में सोचना रहता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा और एग्जाम के प्रेशर में गलत होने के चांसेस रहेगा। लेकिन ये द्विघात सूत्र विधि जो है ये आपका एक फार्मूला देता है और फार्मूला में आप बस वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आएगा, यहाँ पे गलत होने के कम चांसेस है और ये फार्मूला आप इजिली वे में याद कर लेंगे। तो इस फार्मूला को देखते हैं और इस मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ये ध्यान रखेंगे। जब तक कि आपको गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि लिख के ना बोले उससे सॉल्व कीजिए, तब तक हमेशा हर क्वेश्चन को इससे सॉल्व आप कीजिएगा, इजी वे में आपका सॉल्व होगा। देखिए द्विघात सूत्र विधि, इस विधि में द्विघात सूत्र का प्रयोग कर मूल निकाला, इसमें सूत्र का प्रयोग कर मूल निकाला ज्ञात किया जाता है। द्विघात सूत्र क्या है, ये केवल आपका द्विघात सूत्र है। द्विघात सूत्र में क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a, आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना हो, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है और बी स्क्वायर -4ac को विविध कर, यानी डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक, विवेचक बोला, क्या बोला जाता है इसको, बी स्क्वायर -4ac को, अगर बी स्क्वायर -4ac को विवेचक अगर यानी इसको डिस्क्रिमिनांट डी बोला जाएगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि बी स्क्वायर -4ac को, यानी डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर -4ac और ये डी क्या है आपका विवेचक, विवेचक या विविधकर, विविधकर को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। तो याद रखिएगा कि d बराबर जो क्या होता है बी स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट, इसके पास आएगा, इस स्लाइड के बाद आएगा तो उसको और डिटेल बनाते हैं। d बराबर बी स्क्वायर -4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो इस फॉर्मूला जो है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 क्या हो जाएगा, -b
प्लस माइनस रूट डी बटा, आप इस ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बोलते हैं, तो क्या होगा कि x बराबर जो द्विघात सूत्र होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, जहां डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ए बी सी क्या है इसका, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए गुणांक बी गुणांक सी अचर, ए बी सी यहां से आता है। यानी दिए हुए समीकरण द्विघात समीकरण को आप स्टैंडर्ड या मानक रूप में आप लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमेशा याद रखेंगे प्लस होगा तो यानी माइनस रहेगा तो माइनस अंदर कर लेंगे, प्लस में लिखेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपका आंसर इजी वे में आ जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको और समझ, देखिए एक क्वेश्चन है, 6x² माइनस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, समीकरण के मूल निकालें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समीकरण के मूल निकालें, कोई विधि नहीं बताया कि किस विधि से सॉल्व करना, तो हमेशा किसी भी विधि, कोई विधि न दिया रहे ऐसा द्विघात सूत्र अप्लाई करेंगे, बस देख लेंगे कि वो शुद्ध नहीं अशुद्ध होना चाहिए, यानी उसमें x² और x का टर्म होना चाहिए। देखिए एक चीज और, अगर आप जो शुद्ध द्विघात समीकरण है उसको भी अगर आप द्विघात सूत्र विधि से सॉल्व करते हैं तो वो भी बन जाएगा। यानी द्विघात सूत्र विधि ऐसा मेथड है, ऐसा विधि है जो शुद्ध द्विघात समीकरण हो या अशुद्ध द्विघात समीकरण, सब पर अप्लीकेबल है, यानी सब का वो हल देता है, सबका हल देता है, यानी ये रामबाण है, चैप्टर का ये रामबाण है। और इसी, और इसके बाद एक और स्लाइड आएगा, उसमें टेबल होगा, उस टेबल से आपका अधिक सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप दो चर वाले समीकरण में के पहले वाले चैप्टर में एक टेबल बताए थे और उस टेबल को बोले थे कि VBI इंपॉर्टेंट है, और उस टेबल से अधिकतम क्वेश्चन आता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी एक वीडियो बनाया है, आप देखे होंगे, अगर उस ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखे होंगे तो अधिकतम अगर 10 क्वेश्चन एक साल पूछा है तो 5 क्वेश्चन उसके टेबल से, उसी जैसा इसके बाद एक टेबल आना है, वहाँ से भी अधिकतम। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम द्विघात सूत्र विधि से करें। द्विघात सूत्र विधि से क्या, हमको सूत्र याद रखना होगा, सूत्र याद, पहले तो क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। क्या है 6x² माइनस है, प्लस कर देंगे और माइनस अंदर कर देंगे, एक्स प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कॉपी, अगर नहीं हो तो डायरेक्ट लिख लीजिए, बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। तब सोचिए कि हाँ मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात समीकरण का, यानी प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस होना, पहले तो x² का टर्म होना चाहिए, x² का टर्म है, दूसरा में x का टर्म होना चाहिए, का टर्म है, और तीसरा में अचर पद होना चाहिए, अचर पद है, और तीनों में प्लस, दोनों में दो जगह प्लस प्लस का, हमारा यहाँ पे प्लस नहीं था तो हमने प्लस किया, प्लस करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस को अंदर कर देंगे, बाहर प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए, x² बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या है a बराबर क्या है 6, b बराबर क्या है -11, बराबर क्या है 3। अब लिख देंगे, अब देखिए, अब यहाँ लिखने के बाद ये लिखे तो यहाँ लिखना चाहिए कि हमने, यहाँ से लिखना चाहिए कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से टैली करने पे, यानी उससे मिलान करने पे हमें a बराबर 6, b बराबर -3 और c बराबर इतना प्राप्त होता है। इसके बाद द्विघात सूत्र लिखिएगा, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से हमें क्या पता चलता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी या b² -4ac बटा 2a। तो याद रखना है x बराबर -b, क्या, b क्या है, b बीच वाला x वाला टर्म, -b प्लस माइनस देना है, b² -4ac, b इसका स्क्वायर -4a और c बाई 2a। अब यहाँ पे मान रख देंगे, देखिए -b में b क्या है, देखिए b -11 है, -11। देखिए अगर माइनस, अगर हम टैली नहीं करके अलग लिखते हैं तो यहाँ से अब मे भी आप 11 लिख देते, तो -11 गलत हो जाता, इसलिए हमेशा माइनस रहे तो ज़्यादा सतर्क रहिए और अंदर कीजिए, -b। अब देखिए प्लस माइनस रूट अंडर, b क्या है, b है -11, तो -11 का स्क्वायर, b² -4, a क्या है, a 6 है, a, और c क्या है 3 है, तो a c बटा 2a 2, और a क्या है, a है मेरा 6 है, तो
ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या हो गया, x बराबर देखिए माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 11, यानी x बराबर 11, यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर, रूट अंडर क्या है 11, माइनस 11 का दी होल स्क्वायर, तो माइनस 11 का दी होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस 11 का दी होल स्क्वायर यानी माइनस 11 दो बार, माइनस माइनस प्लस, और 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121, 11 11 121 होता है, तो ये एक। अब देखिए, अब क्या माइनस, अब 4 गुना 6 गुना 3 है, तो 4 6 का 24, 24 3 72, माइनस बाई 2, और ए क्या 6 6 दुना 12 है, माइनस 72। ठीक है, माइनस 72 में 2 नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा हो, ठीक, माइनस 72 दिख रहा है। देखिए अब क्या करना है, तो ये तो 11 होगा, x बराबर प्लस माइनस, अब देखिए 121 माइनस 72 कीजिए, 121 माइनस 72 कीजिएगा तो क्या होगा, 11 में से 2 गया 9, 12 11 में 7 गया 4, यानी 49 बचेगा, ये माइनस कीजिएगा तो रूट अंडर 49 है बटा 12। देखिए 11 प्लस माइनस 49 क्या है, तो 49 को क्या लिख सकते हैं आप, 7 का स्क्वायर है, अगर आपको नहीं आता है तो आप 49 को इधर से वर्गमूल निकालिए, गुणनखंड निकालिए, तो 7 से उच्चंग यानी 7 गुना 7 है, यानी 7 का स्क्वायर है, यानी 7 का स्क्वायर बटा 12। अब देखिए 11 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या है, एक कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट अंडर, यानी बाहर निकलेगा 7 और बटा 12। अब देखिए, अब आपका निकला ए वाला, तो अब ए निकला तो आपको क्या लेना है, एक्स है, तो देखिए एक्स बराबर 11, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो पहले हम प्लस ले लेंगे, प्लस 7 बटा 12, 11 7 क्या हो जाएगा 18 बटा 12, 2 9 18, 2 छक 12, 3 तिहाई 3 बटा 2, एक टर्म नहीं दिखा। चलिए आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो आपको क्लियर, देखिए क्या है, यहाँ निकला है मेरा x बराबर 11 प्लस माइनस 7 बटा 12, देखिए ये आपको दिख रहा है, तो एक बार हम क्या करेंगे, x बराबर 11 प्लस वाला लेंगे, तो प्लस 7/12 क्या होगा, 17 11 7 18, 11 7 18 बटा 12, इसे करें 6 त्रिका 18, 6 दूना 12, यानी x बराबर मेरा निकला 3/2, एक तो ये निकला। जब हम एक बार प्लस लिया, अब एक बार माइनस भी तो लेंगे, तो x बराबर 11 माइनस 7 बटा 12, 11 में से 7 गया 4 बटा 12, और 4 3 12 यानी 1, दूसरा निकला x बराबर 1, दो मेरा निकला आंसर, एक 3/2 एक 1/3, यानी इस द्विघात समीकरण, दिए हुए द्विघात समीकरण को जब हम हल कर रहे हैं, हल करके क्या निकाले हमने, निकाला दो, यानी द्विघात समीकरण तो दो इसका मूल होगा, तो ये मेथड कौन सा था आपका, द्विघात सूत्र विधि। तो देख रहे हैं द्विघात सूत्र विधि में आपको कुछ नहीं करना है, कहीं सेटिंग प्लॉटिंग नहीं है कि हाँ मिडिल वाला यानी मध्य पद को तोड़ना है या गुणनखंड निकालना है या पूर्ण वर्ग करना है, वैसा कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन का है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को ध्यान में रखते हुए इसको सेट कर लेना है, फिर ए बी और सी का वैल्यू लिख लेना है, उसके बाद द्विघात सूत्र लिख के ये सूत्र याद करना है, द्विघात सूत्र एक्स बराबर क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो आप 5 बार याद कर लीजिए, 5 बार रट लीजिए, किसी दोस्तों से मिल के इसको पूछिए, 4 बार याद हो जाएगा, 2 4 क्वेश्चन बनाइए याद हो जाएगा। तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, एक्स बराबर माइनस बी, बीच वाला टर्म एक्स का टर्म माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। देखिए अब यहाँ तक आपने जो पढ़ा उससे कई क्वेश्चन आएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका होने वाला लेक्चर, ये वाला मूलों की प्रकृति, आपका नेचर ऑफ रूट्स। हमने क्या पढ़ा, रूट्स यानी मूल, यानी द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी 0 है, इसका मूल होगा, इसका मूल होगा, मूल यानी हल, तो नेचर कैसा होगा, नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति कैसा होगा, क्या ये मूल हल दोनों बराबर है, या दोनों धनात्मक संख्या है, या दोनों ऋणात्मक संख्या है, क्या मूल एग्जिस्ट कर रहा है, यानी मूल हो रहा है, मूल निकल नहीं सकता है, मूल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है,
मूल वास्तविक है या मूल काल्पनिक है, ये सब चीज इसमें मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स में। तो देखिए समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है, समीकरण के मूलों की प्रकृति d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के मानों पर निर्भर। किसी भी द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति निर्धारित करना होगा तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो द्विघात सूत्र में क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac था उसको d मानते थे और मानों पर निर्भर करते, यानी जिसे विवेचक विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। विवेचक कहते, विविधकर कहते या डिस्क्रिमिनेंट करते, तीनों। अगर विविधकर भी लिखे तो वही बात है, विवेचक भी लिखे तो वही, और डिस्क्रिमिनेंट भी इंग्लिश में बोलते। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोला जाता है इसी के वैल्यू पे, यानी कोई समीकरण, ए समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, तो आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू आपको निकालना होगा, और ये वैल्यू जैसा आएगा वैसा आपका मूलों की प्रकृति होगा। जैसे अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकालें वैल्यू और ग्रेटर देन 0 आ गया तो हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा भी हो सकता है कि 0 आ जाए, बराबर 0 हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac देन 0 आ जाए। ये तो हो सकता है ना, कोई वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, या 0। और लाइन पे क्या था, यही तो था, ये अगर 0 है तो इधर 0 से बड़ा है, इधर 0 से छोटा है, या 0 होगा। कोई नंबर या तो 0 से इधर हो तो बड़ा होगा, इधर हो तो 0 से छोटा होगा, या अपने आप में 0 हो जाए। ठीक, यानी ए मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इक्वल 0, लेस देन 0, 3 कंडीशन होता है, और इसी 3 कंडीशन से हम मूलों की प्रकृति के निर्धारित करते हैं। ठीक, जब एक कंडीशन आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी आपका धनात्मक संख्या है। चलिए एक चीज और देखते हैं उसके बाद। एक चीज और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, हमने आपको क्या बोला कि अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, डी। मूल जो मूल की प्रकृति होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड। और मूल हम निकालने के लिए क्या मेथड बताए थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा 2a, दोनों भी फॉर्मूला है, इसी से मूल निकलेगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ए वाला है बी स्क्वायर माइनस 4c, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने 3 कंडीशन बताया, या तो 0 हो सकता, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन बराबर 0 हो सकता है, बराबर 0 हो सकता है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो सकता है। तो देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो है। तो किसी, आप जानते हैं कि कोई भी संख्या रूट के अंदर हमेशा जो एक्स है तो एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी रूट के अंदर कोई भी संख्या होगा हमेशा वो निगेटिव में नहीं हो सकता, यानी धनात्मक नहीं हो सकता। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते रूट माइनस 5, ऐसा कभी भी कोई संख्या होगा, रूट अंडर 5 हो सकता है, रूट अंडर 1 हो सकता है, रूट अंडर 1000 हो सकता है, लेकिन सब पॉजिटिव संख्या होना चाहिए। रूट अंडर माइनस 1 नहीं हो सकता, रूट के अंदर माइनस में संख्या होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा। हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यानी आपने क्या देखा है, रूट के अंदर माइनस में नहीं हो सकता है संख्या, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, यहाँ पे रूट में डालना पड़ रहा है हमको, क्योंकि हम इसी से फॉर्मूला से निकालते हैं मूल, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वास्तविक, एक तो पहला ये होगा वास्तविक, वास्तविक होगा, और इसी के साथ है तो आपका अद्वितीय। वास्तविक करने में मतलब है कि आपका जो का धनात्मक और वास्तविक, वास्तविक मूल होगा।
वास्तविक मूल होगा और अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का मूल क्या होगा? 2 होगा, वास्तविक होगा, अलग अलग होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए, तो देखिए अगर बराबर हो जाए यानी ये 0 हो जाए, 0 हो जाए तो यानी ये 0 होगा, तो क्या निकलेगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 0 0 बटा 2a, यानी x बराबर क्या निकलेगा? माइनस बी बाई 2a, यानी रूट माइनस बी बाई एक ही होगा, रूट माइनस बी बाई 2a। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो रूट क्या होगा? सम माइनस बी बाई 2a। आप लेकिन एक ही रूट आ रहा है, आपने क्या पढ़ा है? द्विघात समीकरण का 2 मूल होना चाहिए मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 2 मूल होना चाहिए, यानी 2 मूल होना चाहिए, यानी इसका मूल क्या होगा? वास्तविक तो होगा, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 तो हो सकता है, वास्तविक होगा लेकिन समान होगा, दोनों मूल क्या होगा? बराबर होगा, यानी दोनों मूल माइनस बी बाई 2a, मान लें माइनस 1/2 आया, हम बोल सकते हैं कि इस समीकरण का रूट क्या है, मूल क्या है? माइनस 1/2 माइनस 1/2, यानी एक दोनों रूट इसका माइनस 1/2 है, संभव है, तो यानी ये आपका समान हो जाएगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, यानी निगेटिव संख्या लेस देन 0 मतलब क्या? -2 -3 -2, माइनस इसमें हम डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव होगा नहीं, जब रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा तो यानी वो तो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी इसका जो सोल्यूशन मूल निकलेगा वो क्या होगा? आपका वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक रूट, काल्पनिक। क्या देख रहे हैं आप? दो केस, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो है तो रूट हमारा क्या मिल रहा है? मूल हमारा वास्तविक मिल रहा है, हम भी वास्तविक, हम भी वास्तविक। जब ग्रेटर देन 0 रह रहा है तो अलग अलग रूट निकलेगा, दो भिन्न रूट निकलेगा, मूल निकलेगा, और जब बराबर है तो वास्तविक होगा लेकिन दोनों समान मूल निकलेगा, दोनों बराबर होगा। अब लेस देन 0 होगा तो काल्पनिक, कोई वास्तविक नहीं। ठीक, अब देखिए वही जो बताएं उसी को समराइज किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें, काफ़ी वीवीआई है। डी आई, देखिए विविध कर का मान है डी स्क्वायर ग्रेटर देन, यानी डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। डी यानी विवेचक, यानी जब दिए हुए द्विघात समीकरण का विवेचक निकालेंगे यानी डी निकालेंगे, और डी ग्रेटर देन 0 आ जा रहा है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होगा। ये हमने आपको बताया कि जब दो ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका वास्तविक मूल निकलेगा, वास्तविक मूल निकलेगा और दोनों मूल भिन्न होगा तभी। तो दोनों मूल निकालने के लिए यहाँ पे कुछ इधर आ गया है, दोनों मूल क्या होगा? फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखिए क्या होगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2, ये फॉर्मूला होगा। क्या दो बार क्यों लिखा गया? तो ये देखिए क्यों लिखा, एक बार लिखे कि माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2 है, और एक बार लिखे माइनस बी माइनस रूट अंडर बाई 2, यहाँ पे माइनस बी छूटा है, यहाँ पे इधर वाला टर्म छूटा, तो एक बार एक टर्म एक रूट निकलेगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2 माइनस, क्योंकि आप देखो आपको क्या बताएं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, यही तो आपको बताया ना। तो ये क्या है? एक बात बताए हैं तो आपको एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे, अब बी क्या है? तो डी है, यानी डी लिख सकते। एक अक्ष को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटता है, काटता है, जब ये आपका रहेगा डी ग्रेटर देन 0, तो दो सोल्यूशन निकलेगा, दो सोल्यूशन निकलेगा, सिंपल बात है। हम आपको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में बताए थे ग्राफीय विधि से, कि जब कोई रेखा या सरल रेखा हो या कोई भी ग्राफ, अगर ग्राफ पेपर को एक्स अक्ष को जितना बार काटता है उतना ही उसका मूल्य या हल या शून्य। देखिए अगर यहाँ दो भिन्न शून्य हो गए, दो बार काटना होगा, तो एक्स अक्ष को दो अलग अलग काटेगा। जब डी ग्रेटर देन डी इक्वल टू 0 तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो बताए थे डी ग्रेटर देन 0 डी बराबर 0 यानी वास्तविक मूल होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो दो भिन्न दो अलग अलग मूल होगा, जब बराबर हो जाएगा यानी दोनों बार, यहाँ भी देखना जब बराबर तो बराबर बराबर मूल, तो माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई, एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, ये क्या करेगा? एक्स अक्ष है उसको छूता हुआ जाएगा। आप आगे दिखाते हैं आपको कैसे। डी लेस देन 0 अगर है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नो रियल सोल्यूशन, कोई वास्तविक, और ये यहाँ पे नॉट अवेलेबल, एक्स अक्ष को नहीं काटेगा।
एक्स अक्ष के ऊपर हो जाएगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा, एक्स अक्ष ऊपर होगा या। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि किसी भी मूल की प्रकृति पूछेगा किसी भी दिए हुए द्विघात समीकरण का, तो पहले क्या निकालेंगे, विवेचक या विविधकर निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए सी क्या है, ये किसी द्विघात समीकरण का दिया हुआ पदों का गुणांक है, ए बी सी। ठीक, तो बोल रहा है कि डी ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो होगा तो वास्तविक सोल्यूशन, वास्तविक मूल होगा, और डी बराबर जीरो होगा तब वास्तविक। डी ग्रेटर देन जीरो और डी बराबर जीरो, ये वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक में भी जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। जब इक्वल होगा यानी बराबर होगा तो दो बराबर, यानी बराबर में बराबर, दो बराबर सोल्यूशन। जब लेस देन जीरो होगा तो कोई का मूल्य नहीं होगा, क्योंकि आपको बताए हैं लेस देन हो जाएगा, यानी डी जो रहता है यहाँ पे लेस देन जीरो होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो रूट अंडर -5 यानी संभव ही नहीं है, माइनस डी संभव ही नहीं है, इसलिए इसका इस वाले केस में कोई रूट संभव नहीं है। और ये वाले को भी ग्राफीय निरूपण भी आप याद रखिए, कोई पूछ सकता है डी ग्रेटर देन जीरो निकला तो आप बताइए कि एक्स अक्ष को कितने बार काटेगा।